चलो हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट। हम लोग देखो किसी ऑब्जेक्ट को देख क्यों पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख पाते हैं ना क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, अगर सामने दीवार है, दीवार को हम लोग देख पा रहे हैं तो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट आ रहा है, आने के बाद दीवार से टकरा रहा है, टकराने के बाद हम लोग के आंख तक पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अरे हम कभी भूलेंगे नहीं। उस समय हम क्लास 7th में थे, ठीक है, और गए थे क्लास में, तो टीचर ने स्कूल में खड़ा करके पूछा था कि बताओ हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। उसमें बिल्कुल हम अजीब सा क्वेश्चन लग रहा था, कैसे देख पाते हैं, आँख से देख पाते हैं, कैसे, इसमें क्या देखना है, आँख जब खोलते हैं तो ऑब्जेक्ट दिख जाता है ना। पर अगर इसका रियलिटी देखोगे तो थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, इसके रीजन को देखोगे तो इसका रीजन यही है क्योंकि लाइट आता है, क्योंकि सिर्फ आँख खोलने से दिखता है ना, तो फिर अंधेरा में भी हम लोग देख पाते हैं ना, पर अंधेरा में तो कुछ नहीं दिखता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइट से इसका रिलेशन है देखना को। ठीक है, लाइट आता है, आने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वहां से रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंख तक पहुंचता है, फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है ना, और उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, ओलंपियाड वाला भी बुक थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फॉलो करेंगे। ठीक है, ताकि जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आगे दिक्कत ना हो। चलो क्या है सबसे पहले देखो, वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, है ना। हम लोग बहुत तरह के ऑब्जेक्ट को संसार में देखते हैं, अराउंड हमारे चारों ओर दिखाई दे जाता है बहुत तरह की वस्तुएं। हाउ एवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, लेकिन वही अंधेरा में चले जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। यहीं से समझ में आ जाता है कि सिर्फ आंख रहने से काम नहीं चलेगा, आंख के साथ साथ क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, है ना, तब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं ताकि तुम लोग को देखने में दिक्कत ना हो। अब ठीक है, ठीक है। ऑन लाइटिंग अप, जैसे हम लोग लाइट ऑन करते हैं इन द रूम, थिंग्स बिकम विजिबल, वस्तुएं क्या है, दिखने लग जाती है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो दिखने लग जाते हैं, है ना। व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, तो ये विजिबल जो हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सा चीज इसको विजिबल बना रहा है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में, द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, दिन के टाइम में हम लोग सूरज की रोशनी के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लेते हैं। एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, दैट फॉल्स ऑन इट। एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई लाइट पड़ता है ना तो वो क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एक तो मतलब दो तरह की वस्तुएं होती है ना, एक तो खुद उसका अपना लाइट बाहर निकलता है, जैसे सन, उसमें से खुद लाइट निकल रहा होता है तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे लाइट निकलता नहीं है, बट जब लाइट उस पर पड़ता है ना तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है ना। कुछ कुछ चीजें लाइट को इतना जबरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसमें हम लोग का इमेज नजर आने लग जाता है ना। जैसे मिरर में देख लो, मिरर के सामने जब हम लोग जाते हैं ना तो पहले लाइट आया, लाइट आने के बाद हमारे बॉडी पर पड़ा, हमारे बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर पर पड़ा, और मिरर से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के फिर हमारे आंख में गया और हम लोग अपना इमेज देख पाते हैं। तो मिरर जो है ना वो एक्चुअली इतना ज़्यादा चिकना होता है ना, मतलब दीवार का जब एग्जाम्पल लेते हो ना तो दीवार में थोड़ा सा वो मतलब खुरदरा टाइप का होता है ना। अगर लेंस वगैरह से देखोगे ना तो गड्ढा गड्ढा दिखाई देगा, तो वहाँ पर लाइट जो है ना उतना अच्छे से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक नहीं पहुँच पाता है, सारा इधर उधर फैल जाता है। लेकिन मिरर में वो गड्ढा दिखाई नहीं देता है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, प्लेन, बिल्कुल जितना ज़्यादा प्लेन होगा ना उतना ज़्यादा क्लियर हम लोग का इमेज दिखेगा। थाली को ही देखना ना, थाली के अंदर उसमें भी हालांकि मिरर बहुत ज़्यादा चिकना होता है, थाली उससे थोड़ा सा कम चिकना होता है, तो थाली में भी हम लोग को अपना जो है स्टील का थाली वगैरह हम लोग को अपना इमेज दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी समझना कि कोई जो ऑब्जेक्ट जितना चिकना होगा ना उतना क्लीन हम लोग का इमेज उसमें नज़र आएगा रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। तो हम बता रहे थे दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होते हैं जो मतलब खुद से लाइट इमिट करता है तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा, जैसे सन वगैरह हो गया, बल्ब वगैरह हो गया। एक होता है कि लाइट जाकर के उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह का है, कितना लाइट वो रिफ्लेक्ट कर सकता है ना। कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, तो जितना रिफ्लेक्ट करता है उतना वो हम लोग को क्लीन दिखाई देता है। तो उसके बाद है दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज, ए रिफ्लेक्टेड लाइट जब हम लोग के आँख तक पहुंचता है, इनेबल्स अस टू सी द थिंग, तो इसी की वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं क्योंकि हमारा जो लाइट है ना उसमें
आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना, ऐसा बहुत सारा फेनोमेना है ना जो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, वो सारा हम लोग चैप्टर में सीखेंगे कि वो कैसे हो रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो, और जो हमारे तारे होते हैं, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, है ना, कभी इधर कभी उधर, मतलब थोड़ा थोड़ा अपना जगह चेंज करते हुआ नजर आता है, तो वो ऐसा क्यों होता है। ये भी तुम लोग पढ़ा होगा कि सूर्य जो है मतलब डूब जाने के बाद भी कुछ देर तक दिखाई देते रहता है, कुछ टाइम तक, ठीक है। सनसेट के बाद भी सन एक्चुअल में सूरज डूब चुका है, लेकिन कुछ समय तक हम लोग को एक्स्ट्रा दिखाई देते रहता है डूबने के बाद भी, तो वो क्यों दिखाई देता है वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। और ये तो बताया ही कि वो अलग अलग कलर का क्यों दिखता है, सुबह शाम रेड और दोपहर के टाइम में व्हाइट। तो बहुत सारा चीज़ है जो इसमें सीखेंगे। वंडरफुल फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, तो मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम लोग को रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देता है, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देता। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, स्टार जो होते हैं टिमटिमाते हैं, वो भी हम लोग को क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का कहीं ना कहीं उसमें रोल है। कैसे होता है वो आगे सीखेंगे हम लोग। द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, रेनबो भी क्यों बनता है, इन सारी चीज़ों की वजह से ही बनता है। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए मीडियम एंड सो ऑन, लाइट जो होता है वो मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड कर जाता है। ऐसे भी देखना, कॉइन को अगर रखोगे ना पानी से भरा हुआ बाल्टी में, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो गेम है ना, बहुत फेमस गेम एक ठो है, वो लोग क्या करता है, मतलब जो भी गेम मतलब बनाता है, वो एक बाल्टी में छोटा सा गिलास रख देगा, ठीक है, और बोलेगा कि गिलास में सिक्का डालो। अब तुम अगर 5 रुपये डालोगे ना, एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर एक छोटा सा गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और वो लोग बोलता है कि तुम जितना कॉइन गिराओगे ना इस गिलास में जाना चाहिए कॉइन, जितना कॉइन उस गिलास में जाएगा उतना कॉइन वो उस तुमको देगा। मतलब मान लो कि इस तरह से बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है, यहाँ पर ये लोग एक छोटा सा गिलास रख देता है और यहाँ से बोलता है इसमें पानी भर दिया, पानी भरने के बाद बोलता है कॉइन गिराओ। अगर तुम 5 रुपये इसमें गिराते हो और वो 5 इसमें आ जाता है ना, तो वो तुमको 10 देगा। लेकिन अगर इधर या इधर बाहर जाकर के गिरता है तो फिर वो 5 रुपये तुम्हारा गया। अब तुम लोग घर पर एक बार खुद से ट्राई करके देखना कि तुम लोग डाल पाते हो कॉइन इस गिलास में कि नहीं डाल पाते हो। एक्चुअली वहाँ पर होता क्या है, लाइट जो होता है बेंड करता है, आगे हम लोग सीखेंगे। जब पानी के अंदर इसको डालते हैं ना गिलास को, तो एक्चुअल में गिलास कहीं पर और होता है पर दिखता है कहीं और, वो लाइट के बेंडिंग के वजह से होता है। गिलास थोड़ा सा जो ग्लास है ना बाल्टी के अंदर, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हम लोग को दिखाई देता है। जब ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है तो जहाँ पर दिखाई देता है वहीं पर हम लोग कॉइन डालने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअल में तो वहाँ पर ग्लास है ही नहीं, वो तो कहीं दूसरा जगह है ना। तो ये सारा बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, वो सब हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे होता है, एक्चुअल में ये कहाँ रहता है और कहाँ दिखाई देता है, आगे सीखने वाले हैं। ए स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम, तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना अराउंड अस वी में कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जो कुछ भी घटना है हम लोग के आसपास जो घटित होता है उसको देखते हुए हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो लाइट होता है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, कर्व में जैसे तैसे मुड़ करके नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। मतलब ऐसे आ रहा है, यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो ऑफ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। ये ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे मान लो कि इधर से बल्ब जल रहा है, हम लोग सामने खड़े हो गए, तो ये जो हम लोग का इमेज बनता है ना बिल्कुल सीधा बनता है, तो इससे भी पता चलता है कि लाइट क्या हो रहा है, सीधा जो है ना स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। यूजुअली इंडिकेटर्स ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो हम लोग का जो लाइट होगा वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा। वो कैसे हम लोग समझेंगे, किसी लाइट के सामने खड़े हो जाएंगे, हमारा जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, तो इससे समझ में आ जाता है कि स्ट्रेट लाइन में चलता है लाइट। यहाँ पर हम लोग को बता रहा है इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखो क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है ना कि अगर मान लो बाहर में तुमने एक दरवाजा है, ठीक है, घर का दरवाजा है, दरवाजा के बाहर तुमने लाइट जला दिया, ठीक है, तो लाइट जलाओगे ना तो वो जो लाइट अंदर इंटर करेगा ना दरवाजा से, वो बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, हल्का मुड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा दरवाजा है, लाइट अंदर से आ रहा है ना, तो थोड़ा इस टाइप से लाइट बाहर निकलता है ना, थोड़ा सा आसपास में फैलता है लाइट,
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लाइट है ना वो थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होता है, कॉर्नर पर जाकर के थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट भी है तो उसका इमेज देखना, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जलाएं। ठीक है, तो लाइट जलाने के बाद इसका छाया बिल्कुल सीधा पड़ना चाहिए था, बट थोड़ा सा वो फैलता है ना, थोड़ा सा ये डिफ्रैक्ट होता है लाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्नर पर जाकर के थोड़ा सा लाइट मुड़ जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे फेल। यहाँ पर हम लोग का जो हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि लाइट स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, यहाँ स्ट्रेट लाइन को में ट्रैवल करता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा हम लोग का मानना फेल कर जाता है। टू एक्सप्लेन फिनोमिनन सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज ऑफ एज ए वेव। तो इसको डिफ्रैक्शन को हम लोग समझने के लिए लाइट को हम लोग क्या मान कर चलते हैं, एक वेव मान करके चलते हैं। हालांकि इतना डीपली हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, जाकर 12th में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली लाइट का जो होता है ना दो नेचर होता है। ठीक है, इसको वेव और पार्टिकल दोनों चीज़ मान करके चला जाता है, तो ये सारा 12th में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। यहाँ पर लिख दिया कि हायर क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इसको। तो ये सारा कुछ जो दो बिहेवियर है ना लाइट का, वो तुम लोग को 12th में देखने को मिल जाएगा, है ना। इसका कुछ मतलब घटना है ना जिसको हम लोग इस ये मान करके प्रूफ करते हैं कि लाइट हमारा क्या है, एक वेव है, और कुछ जो इसका घटना है ना ये मान करके प्रूफ करते हैं कि ये क्या है, एक पार्टिकल है। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century इट बिकम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑफन बिकम inadequate for the treatment of the interaction of light with matter and light often behave somewhat like a stream of particle, है ना। वही चीज़ दिया हुआ है कि कहीं कहीं पर ये सिर्फ पार्टिकल मान करके कहीं कहीं पर काम करते हैं लाइट को, और कहीं कहीं पर इसको वेव मान करके काम करते हैं। हालांकि ये सारा भी तुम लोग को पूछेगा नहीं, ये डीपली हम लोग 12th वाला में ही देखेंगे। दिस confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged in which light is neither a wave nor a particle। तो यहाँ पर बाद में ये समझ में आया कि ये तो नॉट ही वेव है या और ना ही पार्टिकल है। ठीक है, द न्यू थ्योरी रिकॉन्सिल द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। ये क्या है, पार्टिकल भी और साथ में वेव भी है, मतलब एक पार्टिकल है जो वेव की तरह आगे बढ़ रहा है। तो ये सारा कुछ मतलब इसका दो बिहेवियर होता है, वही डुअल नेचर ऑफ लाइट हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे क्लास 12th में। चलो, तो ये अभी हम लोग के काम का चीज़ नहीं है, बस इतना समझ लेना कि अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो ए मान कर चलना है कि लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और उसी को समझ करके सारा कुछ सोल्व करना है। लेकिन जब 12th में जाएंगे तो उसके दो बिहेवियर को पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है जो वेव की तरह आगे ट्रैवल करता है। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जो कुछ ही पढ़ने वाले हैं ना, सारा स्ट्रेट लाइन को मान करके पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में विजिट करता है। चलो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही मान करके चलेंगे। दीज बेसिक कंसेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेना इन द नेचर। तो इस थ्योरी से हम लोग कुछ जो घटना घटता है, जो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, है ना, सूरज का लेट तक दिखाई देना, डूबने के बाद भी दिखाई देना, लाल दिखाई देना सुबह और शाम में, दोपहर में वाइट दिखाई देना। तो ये सारा हम लोग समझ लेंगे इतना इस कंसेप्ट से ही। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो इस चैप्टर में हम लोग स्फेरिकल मिरर में हम लोग दो तरह के मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर का मतलब वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है वो हम लोग देखेंगे, और उसका हम लोग के लाइफ में यूज भी है ना, कनकेव और कन्वेक्स दोनों का यूज है। तो किस तरह से उसका हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, इस्तेमाल करना क्यों बेनिफिटेड होता है, वो सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। जैसे देखते हो ना, हर जगह पर अलग अलग तरह का मिरर यूज होता है। जैसे एक ठो गाड़ी है ना, गाड़ी का जो शीशा होता है पीछे वाला सारा देखने के लिए, उसमें देखना सारा चीज़ छोटा छोटा दिखाई देता है ना, और काफ़ी लार्ज एरिया कवर करता है। तो वो एक अलग टाइप का मिरर है। वही जब हम लोग
दाढ़ी बनाने के लिए बैठते हैं तो उसके लिए एक अलग मिरर आता है, उसमें सारा कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना। तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि कौन मिरर किस टाइप का है। उसके बाद दे रखा है ए हाईली पॉलिश सरफेस, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दे रखा है कि ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मस्ट ऑफ द लाइट, तो फॉलिंग ऑन इट, तो जितना ज़्यादा पॉलिश होगा उतना ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। हमने स्टार्टिंग में भी बताया था। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस वर्ड से तुम लोग पहले ही परिचित हो, तो आई थिंक क्लास 8 में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया था, है ना। तो इसलिए हम लोग को बोल रहा है कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तुम लोग पहले से ही जानते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। डिटेल में क्या दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग एक बार जो लॉज है ना उसको रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ये लॉ भी जो दो थोड़ा दे रखा है ना लाइट वाला, एक क्लास 8 में बताया गया था, है ना। तो एक बार इसको याद कर लेते हैं कि क्या बताया गया था। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सारा याद है ना। 8 में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बार हम याद दिला देते हैं। जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, इस पर लाइट इस तरह से पड़ रहा है, टकराने के बाद वो इस तरह से भागेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते थे, नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे कहलाता था, और ये कहलाता था रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता था, और ये वाला जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे जो है इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे, है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये बता रहा है ना कि ये दोनों जो एंगल है ना वो हमेशा इक्वल होता है, चाहे हमारा प्लेन कैसा भी हो, प्लेन मिरर हो या फिर खुरदरा मिरर हो। खुरदरा भी रहेगा ना, जैसे मान लो कि इस टाइप से सरफेस रहा तो यहाँ पर भी लाइट गिरेगा। मान लो कि लाइट इधर से आया, टकराने के बाद इधर भागा, तो यहाँ पर भी जो है ना नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। और एक दूसरा रूल था, दूसरा रूल क्या बताया गया था, दूसरा रूल बताया गया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होता है ना। तीनों देखो एक ही प्लेन में है, बोर्ड में है, ऐसा नहीं कि एक ऊपर उठा हुआ है एक नीचे गया हुआ है, सारा एक ही प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, और इस प्लेन में ही तीनों का तीनों लाइट होता है। देखो द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन में होते हैं। क्लियर। दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वही बता रहे थे कि ये हर तरह का, चाहे खुरदरा हो या फिर बिल्कुल प्लेन हो, हर जगह पर ये जो है अप्लीकेबल होता है। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन बोल रहा है कि ये तो तुम लोग को पता ही है ना, 8 में ये भी पढ़ा था तुम लोग। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज याद है ना क्या होता है। वर्चुअल इमेज वो होता है ना जिसको हम लोग किसी पर्दा पर नहीं उतार सकते, है ना, वो मिरर के अंदर बनता है, उसको छू भी नहीं सकते हैं। और वही जो रियल इमेज होता है ना वो जहाँ खड़ा होगे ना वहीं पर बन जाएगा। जैसे देखो सिनेमा घर में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर मूवी जो वगैरह जो चलता है ना पर्दा पर, वो दिखाई देता है, वो हमारा क्या होता है, वो होता है रियल इमेज। ठीक है, वहाँ पर पर्दा पर लाइट पीछे से कहीं से आ रहा होता है, और वहाँ पर ऐसे अगर हाथ दोगे ना, ठीक है, इस तरह से अगर हाथ दे दोगे तो यहाँ पर भी इमेज बन जाएगा। तो उसको हम लोग जो रियल ट्रू इमेज जो होता है ना उसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, पर जो वर्चुअल इमेज होता है उसको पर्दे पर नहीं उतार सके। तो मिरर के अंदर जो बनता है ना उसको तुम हाथ पर नहीं किसी भी तरह से ला सकते हो, पर्दा पर उसको नहीं उतारा जा सकता है। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा वर्चुअल इमेज है, मतलब मिरर के अंदर हम लोग का वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि क्लास 8 में बताया गया था। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। देख भी रहे हो मिरर के सामने खड़े होगे तो इक्वल साइज का बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा। और उसके अलावा लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देगा। और इसके अलावा द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जितना तुम मिरर से दूर रहोगे ना उतना ही मिरर से, जितना तुम मिरर से दूर रहोगे इमेज भी मिरर से उतना ही दूर रहेगा, है ना। जितना मिरर के सामने हम लोग खड़े होंगे ना, मिरर के सामने अगर हम लोग 10 मीटर दूर है तो इमेज भी मिरर के पीछे 10 मीटर दूर बनेगा। तो ये सब प्लेन मिरर के अंदर बनने वाले इमेज का प्रॉपर्टी दे रखा है। इसके अलावा लेटरली इन्वर्टेड होता है, लिखा हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब हम लोग का जो दायां हाथ है ना वो मिरर में लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और हम लोग का जो बायां हाथ है मिरर में राइट साइड में दिखाई देगा। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ये पूछता है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है,
तो समझ में आ गया ना। तो 4 प्रॉपर्टी दे रखा है प्लेन मिरर में, बनने वाली इमेज का 4 प्रॉपर्टी दे रखा है, और 4 अगर दिख जाए एग्जाम में पूछ दे तो तुम लोग को लिख लेना है। क्या क्या लिखोगे? पहला तो वर्चुअली इरेक्ट होता है, दूसरा लिखोगे लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट में बनता है। तीसरा लिखोगे कि जितना हम मिरर के पीछे होते हैं उतना ही मिरर के पीछे, जितना हम मिरर के आगे होते हैं इमेज उतना ही मिरर के पीछे होता है। और एक तो और क्या था, वर्चुअल इरेक्ट हो जाती है साइज, और साइज जितना हम लोग का साइज होता है उतना ही इमेज का भी साइज होता है। तो ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी हो गया। अभी प्लेन मिरर के बारे में शॉर्टकट भी इतना बता दिया है। तो अभी जो हम लोग फोकस करेंगे ना वो स्फेरिकल मिरर पर फोकस करेंगे, और स्फेरिकल मिरर के अंदर इमेज कैसा बनता है वो हम लोग देखेंगे डिटेल में। और याद रखना स्फेरिकल मिरर कहाँ पर देखने को मिलता है, स्फेरिकल मिरर तुम लोग को देखने को मिल जाएगा गाड़ी वाला जो शीशा होता है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्फेरिकल मिरर हम लोग को जो ट्यूब लाइट होता है ना, जो गली स्ट्रीट लाइट में जो मिरर लगा होता है एक ठो, वो भी हम लोग का क्या है स्फेरिकल मिरर है। और इसके अलावा गाड़ी का जो हेडलाइट होता है जिससे लाइट बाहर निकलता है वो भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर उसके अंदर भी लगा होता है ना। तो ये सब का डिटेल हम लोग वहाँ पर प्लेन मिरर लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे रखा है, टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, एक चम्मच ले लो। देखो चम्मच, जब चम्मच का बात कर रहा है ना तो प्लेन मिरर की तरफ बिहेव नहीं करेगा, वो स्फेरिकल मिरर की तरफ बिहेव करेगा, थोड़ा सा झुका होता है चम्मच। ट्राई टू व्यू योर फेस इन द कर्व सरफेस की बात कर रहा है ना, वहाँ पर तुमको अपना जो इमेज है ना वो मतलब सेम साइज का नहीं दिखाई देगा, बड़ा छोटा दिखाई देगा। डू यू गेट द इमेज, इज इट स्मॉलर और लार्जर, ये बोल रहा है कि बड़ा है या छोटा है। तुम जैसे जैसे आगे पीछे करोगे ना वो इमेज का साइज चेंज होते रहेगा। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज, है ना, आगे पीछे करने को बोल रहा है किस तरह से चेंज होता है। रिवर्स द स्पून, अब उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद देखो तो वहाँ पर 2 तरह का मिरर बनता है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे कनकेव और कन्वेक्स। एक तरफ वाला कनकेव की तरह काम करेगा और दूसरा तरफ जब उलट दोगे ना तो वो कन्वेक्स की तरह काम करेगा। दोनों में इमेज बनेगा, दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी होगा। यहाँ बोल रहा है कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ इमेज, तो कंपेयर करने के लिए बोल रहा है द कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। तो इसको हम लोग एक कर्व मिरर बोल सकते हैं या फिर स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फेयर। क्या लिखा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम लोग मान सकते हैं ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर के पार्ट को मान सकते हैं। स्फेयर का ही तो हिस्सा है, ठीक है। अगर इस तरह से झुका हुआ है तो एक तरह का स्फेयर का ही तो पार्ट हुआ, इसको पूरा घुमा दोगे तो वो गोल स्फेयर बन जाएगा, और थोड़ा सा अगर ले रहे हैं तो एक स्फेयर का क्या हो गया, पार्ट हो गया। सच मिरर्स व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है, थोड़ा सा कर्व्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, सच मिरर्स which reflecting surface are spherical are called spherical mirror, समझ में आ गया। We shall now study about the spherical mirror in some detail। अब देखो इसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बुक में भी लिख चुका है कि प्लेन मिरर के बारे में या फिर रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं इसके बारे में ऑलरेडी क्लास 8 में तुम लोगों को सिखाया जा चुका है। हमने यहाँ पर एक बार रिपीट भी कर दिया कि रूल क्या था, 8 में क्या सिखलाया गया था, प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता था, ये भी हमने एक बार रिपीट कर दिया। हम लोग क्या चल रहा था, हम लोग का एनसीईआरटी का फिजिक्स चल रहा था, और प्रीवियस वाला जो फर्स्ट वाला वीडियो था, फर्स्ट वाला वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, उसमें हमने देखा था प्लेन मिरर के बारे में, उसका प्रॉपर्टी को हम लोगों ने समझा था। और उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसमें हमने बताया था कि लैटरल इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि लैटरल इन्वर्जन होता क्या है। और उसमें हमने बताया था कि जब हम लोग मिरर लेते हैं तो लेफ्ट साइड वाला राइट में दिखता है, राइट साइड वाला लेफ्ट में दिखता है, वही लैटरल इन्वर्जन होता है। तो प्लेन मिरर के बारे में काफी कुछ सीख चुके थे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर का कहानी, इसका सुनते हैं कि इसमें क्या होता है। तो देखो स्फेरिकल मिरर एक किसी भी स्फेयर का पार्ट होता है, ये दिख रहा है ना, अगर इसको बढ़ाएंगे ना तो ये पूरा गोल शेप ले लेगा, ठीक है, और उसी स्फेयर में से कट करके ये मिरर बनाया गया है। तो इस मिरर का भी, ये मिरर 2 टाइप का होता है, दिख रहा है ना, यहाँ पर ये इस तरह से कर्व है, मतलब इसमें अगर देखेंगे ना तो लाइट किधर से आएगा, इसमें लाइट इधर से आएगा, टकराने के बाद इधर कहीं इस तरह से भागेगा, और इसमें जो लाइट है इधर आएगा, टकराने के बाद इस तरह से भागेगा, है ना, इस तरह का है। तो यहाँ पर ये जो कहलाता है कनकेव मिरर कहलाएगा, और ये कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। जो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है ये क्या कहलाएगा,
कनकेव मिरर। इसमें अगर बहुत सारा पैरेलल लाइट अगर इस पर ड्रॉप करोगे ना, जैसे कि यहाँ से एक लाइट आया, इस तरह से टकरा करके जाएगा, ये सारा पैरेलल लाइट, अगर बहुत सारा पैरेलल लाइट इस पर हम गिरने दें तो सब इस मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट से होते हुए पास करेगा। ठीक है, ये पॉइंट है जहां से होकर के पास करेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को इस मिरर का फोकस बोलते हैं। फोकस एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है फोकस को। और इसमें अगर देखोगे ना तो सारा लाइट आने के बाद, टकराने के बाद दूर भागता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये टकराया, इधर भाग गया, यहाँ से एक और लाइट आया, ये टकराया, ऐसे भाग गया, है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसको पीछे बढ़ाना पड़ता है ना। ये लाइट यहाँ से आया, टकराया, इधर भाग गया। अब ये डायरेक्ट कहीं पर मीट नहीं करेगा, सारा आएगा, ये यहाँ से आया, ऐसे भाग गया, इसको पीछे बढ़ाओ, है ना। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। इस मिरर में ना अगर पैरेलल लाइट गिरेगा ना, तो देखो जैसे यहाँ से एक पैरेलल लाइट आया ऐसे, तो ये टकराने के बाद इधर भाग गया, यहाँ पर पैरेलल लाइट आया, टकराने के बाद इधर भाग गया, तो ये तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, तो फिर इसका फोकस हम कहाँ पर दें, ये तो प्रॉब्लम आ गया ना। यहाँ पर जा रहा है, फोकस का यही डिफिनेशन है, लाइट जहां पर मीट करता है या मीट करता हुआ प्रतीत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मीट करता हुआ प्रतीत होना एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें देखो ये मीट तो नहीं कर रहा है, रियल में कहीं पर मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, पैरेलल लाइट यहाँ पर टॉर्च जलाओ, ठीक है, या फिर पैरेलल लाइट का बहुत सारा सोर्स हो सकता है। एक तो टॉर्च जलाएंगे तो वो भी ठीक है, पैरेलल ही आएगा, नहीं तो फिर इन्फिनाइट जो सन है ना, सन से जो लाइट आ रहा है वो सारा हम लोग मान करके चलते हैं वो सारा पैरेलल ही आकर के गिरता है सरफेस पर, तो वो सारा टकरा करके इस तरह से भागेगा। तो फोकस का डिफिनेशन क्या बताए, या तो टकराने के बाद जहां मीट करता है वो फोकस होता है, या फिर मीट करता हुआ प्रतीत होता है तो वो भी फोकस ही कहलाता है। अब देखो यहाँ पर मीट तो नहीं कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मीट कर रहा होगा सारा, यहाँ से लाइट आया होगा। ठीक है, तो इसका फोकस ए, मतलब कन्वेक्स का जो फोकस होगा ना पीछे होगा, और कनकेव का जो फोकस होगा वो आगे होगा। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर समझ में आ गया। अब अगर हम एक चम्मच को उठा लेना तो चम्मच का ये वाला पीछे वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, कन्वेक्स कहलाएगा, और आगे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कनकेव कहलाएगा। इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखना तुम लोग, थोड़ा सा लाइट देखना वहां पर ठीक ठाक रहे, वहां पर इस चम्मच को आगे पीछे करना, ठीक है, और देखना फेस का जो शेप है ना वो किस टाइप का दिखता है, हर समय एक टाइप का दिखता है या फिर अलग अलग डिस्टेंस पर। डिस्टेंस को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, इसको उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इससे भी मतलब कनकेव वाला पार्ट से भी और कन्वेक्स वाला पार्ट से भी देखना दोनों में क्या फर्क रहता है। ऐसे तो हम लोग सीखेंगे आगे, पर तुम लोग एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना उसको। तो ये हम बताए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ बहुत सारे टर्म्स है, उन टर्म्स को एक एक करके हम लोग सीख लेते हैं। तो देखो क्या क्या टर्म हम लोग को मिलने वाला है, इसको रीड कर देंगे पहले एक बार, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखो यहाँ पर एक तो फिगर बनाया गया है, यहाँ पर दिखाया है कि पैरेलल बहुत सारा लाइट आ रहा है, लाइट आने के बाद इस कनकेव मिरर से टकरा रहा है, टकराने के बाद इस फोकस से होकर के जा रहा है। तो हमने बता दिया कि जहां पर ये मिलता है ना वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, फोकस। ये जो एक्सिस है ना, यहाँ पर हर एक का कुछ ना कुछ नाम है। ए वाला एक्सिस क्या कहलाएगा, ए एक्सिस कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का अगर डिफिनेशन दे दे तब क्या लिखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस को का डिफिनेशन लिखना कि फोकस और पोल, इसको बोलते हैं पोल। फोकस और पोल को मिलाने वाला जो एक्सिस होता है, जो लाइन होता है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सारा का डिफिनेशन इसमें दिया हुआ होगा, उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, बाद में। और इसमें तुम देखोगे तो ए वाला क्या कहलाएगा, ए ऑब्जेक्ट का हाइट कहलाएगा, और जो पीछे बन रहा है मतलब मिरर इमेज जो बनेगा उसको इमेज का हाइट हम लोग बोलेंगे। सबको अलग अलग नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर फोकल लेंथ जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका नाम हम लोग फोकल लेंथ दे देंगे। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, सेंटर। देखो ये जो हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं ना, कनकेव या कन्वेक्स, एक किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, उसी में से तोड़ करके बनाया गया है। जैसे इस चम्मच का जब हम लोग एग्जाम्पल लिए थे तो है ना, यहाँ पर ये झुका हुआ है, तो एक किसी न किसी इसको अगर पूरा और बढ़ाएंगे तो एक स्फीयर का रूप ले लेगा। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा ना वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जो कि यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट किया है। अब इसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे। ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं ना, वो सीखेंगे कि ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है कनकेव या कन्वेक्स मिरर से, किस केस में कैसा इमेज बनता है। तो चलो पहले एक बार रीड कर देते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर कुछ न कुछ स्किप कर दिए, छोड़ दिए। तो देखो एक्चुअली अभी तक जो कुछ बताया है ना उसमें हम कुछ भी छोड़े नहीं है। देख लो एक बार, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर
मे बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड, या अंदर की ओर कर्व रहेगा या फिर बाहर की ओर कर्व रहेगा। एक रहा बात की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो डिफिनेशन लिखने के लिए नोट्स तुम लोग ले लेना, एक तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, इस व्हाट्सएप पर तुम लोग नोट्स मंगवा सकते हो। वो व्हाट्सएप नंबर है 8340460721। इस पर व्हाट्सएप करके तुम लोग नोट्स मंगवा सकते हो, या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना तो वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा इसी पर एक ग्रुप भी है क्लास 10 का, तो तुम लोग चाहो तो उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो। वहां पर वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट भी तुम लोग अटेंड कर सकते हो चैप्टर वाइज, है ना। तो टेस्ट भी वो सारा कुछ तुम लोग का चलता रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आउटवर्ड या इनवर्ड झुका हुआ रहता है कर्व पार्ट, ठीक है ना। या स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इडवन, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व है इनवर्ड, दैट इज फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और जिसका फेस स्फीयर के सेंटर की तरफ है इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कनकेव मिरर बोलेंगे। या स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, जिसका आउटवर्ड है मतलब बाहर की ओर जो झुका हुआ है, या फेस सेंटर के अपोजिट जिसका है, हालांकि सेंटर तो इधर भी यही हो जाएगा, है ना। तो फिर आउटवर्ड वाला ही लिख लेंगे, कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, बाहर की ओर है, देख रहे हो ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, तो उसको कन्वेक्स बोलेंगे उस तरफ वाला को। यू मे नोट इन दिस डायग्राम दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड, इसमें बैक वाला क्या है, दोनों का पीछे वाला जो हिस्सा है ना वो शेडेड करके रख दिया है। You may now understand that the surface of the spoon curve inward can be approximated to a concave. चम्मच का अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, जो अंदर की ओर कर्व है उसको कनकेव बोलेंगे। ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, कनकेव कहलाएगा, और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कन्वेक्स कहलाएगा। Before we move further on a sphere mirror, we need to recognize and understand the meaning of few terms. कुछ टर्म हम लोग को जानना होगा, आगे हम लोग बढ़े उससे पहले। उसमें हमने बता दिया, जैसे फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सारा चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। टर्म आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर, तो सारा टर्म आगे यूज होता है, इसलिए हम लोग को सीखना पड़ेगा। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। इस सरफेस का जो सेंटर है ना, ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, बता चुके हैं। इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये कहां पर होता है, मिरर के सरफेस पर ही होता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, फिर इसको हम लोग लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल का पूरा कहानी समझ में आ गया। उसके बाद कुछ और दूसरे टर्म्स है, उसको भी समझते हैं। अगला जो टर्म दिया है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, उसको अगर पूरा अगर गोल कर दोगे ना, तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। दिस स्फीयर है सेंटर, तो उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, है ना, और उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उस स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। मतलब हमारा स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, तो किसी न किसी स्फीयर से काट करके लिया गया होगा। वो अगर उसको पूरा क्लोज कर देंगे, या फिर उस जिस स्फीयर का भी पार्ट होगा, उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा बीच में, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लो ये हमारा स्फीयर है, यहाँ से अगर हम लोग को कनकेव मिरर बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, इतना दूर काट लेंगे, ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। पीछे वाला हिस्सा इसका रफ रहेगा और आगे वाला बिल्कुल चमकीला रहेगा, ठीक है। तो और इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और ए वाला क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ये सब अभी हम लोग पढ़े। अब इसका जो सेंटर होगा ना, ए वाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मिरर का पार्ट नहीं है, मिरर पर कहीं ये दिख रहा है, ये मिरर से बिल्कुल दूर है, ये इमेजिनरी पॉइंट है। हम लोग मान करके चलते हैं वहां पर एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इट लाई आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल बाहर है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। तो अगर हम लोग कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं ना, कनकेव मिरर में क्या होगा, सामने होगा। कन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, देखो कन्वेक्स मिरर तो इस टाइप का होगा ना, यहाँ से इसको काट दो, इतना दूर हम लोग काट लेंगे, ठीक है, इतना दूर काट लिए। काटने के बाद इसके पीछे वाला हिस्सा रफ है, आगे वाला चमकीला है, तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स। तो इसका सेंटर कहाँ पर पड़ गया, पीछे पड़ गया। कन्वेक्स मिरर में ए पोल हो गया और ए सेंटर हो गया। तो दोनों में अपोजिट है। कनकेव में जहां सेंटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, मिरर के सामने है, वहीं जब हम लोग कन्वेक्स की बात करते हैं तो ए मिरर के पीछे पड़ता है।
It lie behind the mirror in case of convex mirror. You may note this in figure 9.2 A और B. आगे में A और B दो फिगर दिया है, उसमें ये चीज बताया हुआ है. उसके बाद रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the reflecting surface of a spherical mirror form a part is called the radius of the curvature. Radius of curvature कौन कहलाएगा? यहाँ से ये सारा जो है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. ठीक है, ये सारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसका जो रेडियस होगा ना इस स्फीयर का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला जाएगा. जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर. इसको आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ये भी समझ में आ गया. यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पीसी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये यहाँ से लेकर के ये वाला जो डिस्टेंस है ना पीसी, ये किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा. इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. बोल रहा है कि अब एक लाइन इमेजिन करो, कल्पना करो कि एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिला रहा है. मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं. मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन हम लोग को बताने वाला है. हम पहले बोल दिए हैं कि इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस का अगर डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों को मिलाता है. दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. ये लाइन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इस पोल पर नॉर्मल है. पोल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, वो ए टेंजेंट होगा. तो इस पर देखो 90 डिग्री का कोण बना रहा है. तो इसलिए बोल रहा है कि पोल पर एक क्या होता है? नॉर्मल होता है. टेंजेंट नहीं होता है. टेंजेंट ए लाइन है और नॉर्मल जब बोल रहा है तो ओ लाइन जो उस पॉइंट को सेंटर से मिलाता है. लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर. अब मिरर से इंपॉर्टेंट कुछ टर्म दिया है और एक एक्टिविटी के जरिए इसको समझने के लिए बोल रहा है. तो एक एक्टिविटी क्या है? एक बार हम लोग इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं. बोला डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट मे डैमेज योर आई. बोल रहा है कि सूरज को कभी भी खुली आंखों से मत देखना और इसके हेल्प से तो एकदम मत देखना. मतलब जो मिरर है ना, कनकेव मिरर लेकर के तो सन को एकदम मत देखना. होगा क्या? देखो क्या प्रॉब्लम होगा. अगर सन को हम लोग ऐसे तो चलो देख लिया, लेकिन अगर इसके थ्रू देखते हो ना, जैसे मान लो कि सन का लाइट यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो कनकेव है ना, क्या करेगा? पैरेलल आने वाले इसका सारा लाइन एक पॉइंट से होकर के पास करेगा, ऐसे करके. ठीक है, ऐसे करके एक क्या करेगा ना कि सन से जितना लाइट आ रहा है ना, सबको एक पॉइंट पर केंद्रित कर देगा. ठीक है, जितना हीट आ रहा है ना, सब यहाँ पर जमा हो रहा है. अब यहाँ पर बर्तन रख दोगे तो खाना बन जाएगा. सोलर कुकर का यही कंसेप्ट है. ठीक है, सोलर कुकर में हम लोग क्या करते हैं? इस टाइप का एक मिरर लगा हुआ होता है. वो आने वाले सनलाइट से जो हीट मिलता है ना, उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और सारे हीट को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है और वहां पर जो भी खाना में रखा हुआ है वो बन जाता है. अब मान लो कि यहाँ पर तुम अपना आंख लेकर के आ जाओगे, तो अभी तो चलो पैरेलल लाइट, एक लाइट डायरेक्ट अगर तुम सन को देख रहे हो तो चलो एक लाइट आ रहा था, तुमने उसे देख लिया. लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे ना, अपना आंख यहाँ पर रख दोगे ना, तब तो फिर आंख का डैमेज होना तय है. पूरा का पूरा लाइट आंख पर आ जाएगा. पूरा जितना हीट है उतना हीट पड़ जाएगा सीधे आंख पर. इसलिए बोल रहा है कि डायरेक्ट कभी भी डायरेक्ट भी मत देखना और मिरर के हेल्प से तो एकदम मत देखना. होल्ड ए कनकेव मिरर इन योर हैंड. बोल रहा है कि हाथ में एक कनकेव मिरर ले लो. डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सन की तरफ रखना है. जैसे हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर सन है. ठीक है, इस तरह से रखने के लिए बोल रहा है. ये सन है, चलो यहाँ पर बना दिए. ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर. बोल रहा है कि एक पेपर, कागज का टुकड़ा लो और उस कागज के टुकड़ा को यहाँ पर रख दो, है ना. यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा रखने के लिए बोल रहा है. एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोग भी बचपन में करते थे. उस समय इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक कन्वेक्स लेंस देता था. ठीक है, वो लेंस क्या करता था कि जो लाइट आ रहा है ना, उस कन्वेक्स लेंस पर पड़ता था और लेंस उसको फोकस कर देता था एक पॉइंट पर, है ना. मिरर तो नहीं मिलता था, पर लेंस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पहले एक फ्री देता था. तो वहां पर अगर पेपर रखो ना, तो कुछ देर रखने के बाद वो पार्ट जो है ना काला हो जाता था, जल जाता था. तो वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मिरर के हेल्प से करने के लिए बोल रहा है. मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट ए ब्राइट शार्प. बोल रहा है कि पेपर को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, देख लेना, क्योंकि ये तो एक पॉइंट यहाँ फोकस्ड है ना. अब पेपर यहाँ रखोगे तो थोड़ा ही काम करेगा. तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना और उस पॉइंट पर पेपर को ले जाना जहाँ पर वो पूरा का पूरा फोकस हो रहा है. होल्ड द मिरर एंड पेपर इन द सेम पोजीशन. कुछ देर तक रखो और उसके बाद देखो कि वहां पर क्या होता है. क्या होगा? जल जाएगा. द पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग अ स्मोक. धुआं के साथ जलना शुरू हो जाता है.
इवेंचुअली इट में इवन कैच फायर, बाद में आग भी पकड़ लेगा। व्हाई डज इट बर्न, क्यों ये जल गया? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर सारा लाइट आ गया ना, वो रीजन हो गया। ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर, इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन शीट ऑफ पेपर। एक्चुअल में क्या है, सन का इमेज है, जो वहां पर देख रहे हो ना एक पॉइंट पर, वो सन का इमेज होता है। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, और वही फोकस कहलाता है कनकेव मिरर का। फोकस का डिफिनेशन हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि इन्फिनाइट से या फिर पैरेलल आती हुई लाइनें, पैरेलल आती हुई लाइट रेज टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, पैरेलल बहुत सारा लाइट आ रहा है, आने के बाद इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, ये इसका फोकस कहलाता है। फोकस पर सन का इमेज बन रहा है, वहां पर रखेंगे कागज तो जल जाएगा। द हीट प्रोड्यूस्ड due to concentration of sunlight ignites the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length. तो जहां पर ये पूरा स्पॉट ब्राइट स्पॉट बन रहा है ना, वो लगभग हम लोग को फोकल लेंथ दे देता है। यहाँ पर अगर बन रहा है तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक नाप लेंगे इसके पोल से, पोल इसका मिडिल पॉइंट होता है इस मिरर का, तो वो क्या हो जाएगा? उसका फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम। फिर से शायद ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ऑब्जर्वेशन फिगर कौन सा दिया है? 9.2 में देखो, 9.2 के ए में बोल रहा है। 9.2 के ए को क्लोजली देखो, ए वाला 9.2 का ए है हम लोग का। ए नंबर ऑफ रे पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल, बहुत बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा पैरेलल लाइट रेज जो है ना आ रहे हैं, आने के बाद टकराने के बाद एक पॉइंट से होकर के पास कर रहे हैं। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टिंग रेज, इस रिफ्लेक्टिंग रे को ऑब्जर्व करो। दे आर ऑल मीटिंग एट ए पॉइंट, ये सारे के सारे एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, है ना, ये सारे एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीट कर रहा है और यहाँ पर मीट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, मतलब मीट करता हुआ प्रतीत होता है। यही फोकस का डिफिनेशन होता है। जब भी लिखना तो ये दोनों वर्ड जरूर जोड़ना, या तो मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, सिर्फ लिख दो कि मिलता है ना, तो कनकेव मिरर का हुआ। कन्वेक्स मिरर के लिए मिलता हुआ प्रतीत होता है, ये जोड़ना पड़ता है। सिमिलरली ऑब्जर्व 9.2 का भी, हाउ आर द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय ए कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर सारा रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्टेड रे एपियर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे एपियर है ना, एपियर वर्ड यहाँ पर जोड़ा है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर मिलता हुआ, तो मिला तो नहीं है, डायरेक्ट नहीं मिला है, पर मिलता हुआ एपियर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस ही बोलेंगे। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ, इसको एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तुम लोग को डिफिनेशन के लिए टेंशन नहीं लेना है, और बोले थे ना व्हाट्सएप कर देना वहां पर, और जो इसका सारांश है, मतलब समरी एक तरह से, वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट्स है उसमें दिया हुआ है, वहां से तुम लोग कर लेना। हम उस नोट से नहीं पढ़ा रहे, हम उसी नोट से पढ़ाते, पर बहुत सारे लोगों का होता है कि एनसीईआरटी नहीं हो रहा है, इसलिए हम एनसीईआरटी का बुक उठा रखे हैं। ठीक है, पर तुम लोग को जब नोट्स तैयार करना होगा ना, तो उस नोट से ही करना। उसके लिए या तो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, या फिर व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में दे ही दिए हैं, तो उस पर हम वो नोट्स दे देंगे। उसके बाद आगे क्या रखा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये है ना पोल प्रिंसिपल फोकस, ये वाला फोकल लेंथ कहलाता है। अब स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। इसको हम लोग किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एफ से। तो फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। उसके बाद है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. ये जो मिरर है ना, इसका ये वाला जितना होगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसका क्या कहलाता है? एपार्चर कहलाता है। इन फिगर 9.2 डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट द एपार्चर। इसमें 9.2 में एम एन था, 9.2 कहाँ गया? यहाँ पर 9.2 में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्या कहलाएगा? इस मिरर का एपार्चर कहलाएगा। उसके बाद आगे दे रखा है डायमीटर, ठीक है, इन फिगर एम एन represent the aperture. We shall consider in our discussion only such a spherical mirror whose aperture is much smaller than its radius of a curvature. तो बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर जिस मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, उसका एपार्चर जो होगा ना, उसके रेडियस की तुलना में काफी छोटा होगा। अगर मिरर इतना ले रहे हैं ना, तो इसका
रेडियस कहीं कम से कम इतना होगा, मतलब एक बहुत बड़ा स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग लेंगे, ठीक है ना। जब भी हम लोग मिरर लेंगे तो क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा जो स्फीयर होगा ना उसी का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। जैसे इतना बड़ा अगर स्फीयर है तो इसका बस इतना हिस्सा हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसका रेडियस काफी बड़ा होगा, इसके अपर्चर के मुकाबले इसका रेडियस क्या होने वाला है, काफी बड़ा होने वाला है। रेडियस देखो कम से कम यहाँ पर आ जाएगा, ये रेडियस होगा। लेकिन इसका अपर्चर की बात करो तो सिर्फ इतना दूर होने वाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो कि काफी छोटा होगा। इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ। बोल रहा है क्या, फोकल लेंथ एफ और आर, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच भी कोई रिलेशन होता है। देखो यहाँ पर अगर मान लो तुम्हारा ए वाला, हम कलर चेंज कर लेते हैं, मान लो हमारा ए वाला मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर हो गया है, तो इसका ए वाला हो गया रेडियस, है ना। और इसका जो फोकस होगा, फोकस हम लोग क्या पढ़े थे, फोकस पढ़े थे कि अगर पैरेलल लाइट बहुत सारा आ रहा है तो आने के बाद इस मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो उसका फोकस कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका फोकस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और फोकल लेंथ हो गया, फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं और फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो बोल रहे क्या इस स्मॉल एफ में और इस कैपिटल आर में कोई रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन होने वाला है। एक्चुअली देखो इसमें आगे शायद प्रूफ किया है कि नहीं किया है, पर ये रिलेशन क्या होता है, r/2 हम लोग करते हैं ना, तब हम लोग को फोकल लेंथ मिल जाता है। मतलब जितना इसका जो रेडियस है ना, रेडियस के आधा पर जाकर के इसका फोकस होता है। मतलब हम लोग को जरूरी नहीं है कि अगर कोई हम लोग को मिरर दे देगा ना, तो मिरर देकर के कोई जरूरी नहीं है कि हमको सनलाइट में जाना ही पड़ेगा तभी हम पता कर पाएंगे कि उसका फोकस क्या है। अगर कोई हम लोग को मिरर दे दे और मिरर देने के बाद बता दे कि उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग अपने आप बोल देंगे कि 5 सेंटीमीटर पर उसका क्या होगा, उसका फोकल लेंथ हो जाएगा। क्लियर है। ये बोल रहे क्या कोई रिलेशन होता है, तो हम लोग आंसर देंगे हाँ रिलेशन होता है, एफ r/2 के बराबर होता है। फॉर अ स्फेरिकल मिरर ऑफ अ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंडेड टू बी इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर दे दिया है r बराबर 2f, यहाँ से अगर तुम r निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 into f आ जाएगा। तो 2 into फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। This imply that the principal focus of a spherical mirror lie midway between the pole and center of curvature। तो सेंटर हमारा फोकस कहाँ पर लाई करेगा, ये सेंटर ये था ना, ये वाला सेंटर था, सेंटर और पोल के बीच में हमारा फोकस होगा हर मिरर का। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग बस ये पढ़े कि मिरर कितने जो स्फेरिकल मिरर होते हैं कितने टाइप के होते हैं। हमने उसमें दो बताया, कनकेव और कन्वेक्स। हमने बताया दोनों में फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसके अलावा और क्या क्या होता है, अपर्चर होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट टर्म था, ठीक है, जो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक अगर इस टाइप का मिरर हमको दे दिया जाए तो हम उसका यूज किस टाइप से करेंगे, ठीक है, किस केस में कैसा इमेज बनता है। आज तो हमने बताया कि बस एक चम्मच लेना, वहां पर देखना कि आगे पीछे कर करके कि तुम्हारा जो इमेज बन रहा है उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। अगला क्लास में हम लोग सीख लेंगे कि कहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज और हम बता देते हैं। जैसे अगर मान लो कि ये हमारा मिरर है ना, ये हमारा मिरर है, ये इसका पोल होता है, ठीक है, ये इसका होता है फोकस और ये इसका होता है सेंटर, ठीक है। अब हम अपना जो फेस है ना कहाँ कहाँ रख सकते हैं, या तो यहाँ पर रखेंगे फेस, या फिर फेस को यहाँ रख सकते हैं, फेस को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ये सारा पॉइंट है फेस रखने का। तो जब जब रखोगे ना तो हर केस में सेम टाइप का तुमको इमेज दिखाई नहीं देगा। उस मिरर में अगर झांकोगे ना, यहाँ से देखोगे तो मिरर में अपना फेस कुछ और दिखाई देगा, यहाँ से देखोगे तो कुछ और दिखाई देगा। जैसे जैसे जगह हम लोग चेंज करेंगे ना, सब में अलग अलग तरह का फेस दिखाई देता है। तो वही चीज हम लोग को आगे सीखना है कि मान लो कि हमको दाढ़ी बनाना है, ठीक है, दाढ़ी बनाना है, तो इस मिरर कोई मिरर हमको दे दिया और बोला कि एक ही बार तुमको चांस दे रहे हैं, एक ही बार मौका दे रहे हैं, अपना फेस वहां पे रखो और अपना दाढ़ी बना लो, दूसरा मौका हम नहीं देंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ पर अपना फेस रखे कि हमारा जो दाढ़ी का साइज है ना वो बड़ा बड़ा दिखाई दे। अब यहाँ रख दोगे तो उल्टा बनेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ये चार केस अभी हम बता रहे हैं, अगला मतलब लेक्चर में सीखेंगे कि क्यों बनता है। अगर यहाँ 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 इस सारे जगह पर रखोगे ना तो तुम्हारा सर ही उल्टा दिखाई देगा उसमें, है ना। तो उस केस में ऑब्वियसली दाढ़ी बनाने में दिक्कत होगा। लेकिन वही तुम अगर यहाँ पर रखते हो ना तो सीधा भी दिखाई देगा और बड़ा भी दिखाई देगा, है ना। बहुत आसानी से वहां पर हम लोग अपना दाढ़ी बना सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कैसा कैसा इमेज बनेगा, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
फिलहाल इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए थैंक यू।